हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 की क्वेश्चन बैंक हिंदी के जो 2 अंक के क्वेश्चन हैं इकाई 1 से उनको सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इकाई 6 तक के 1 अंक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं और उनको हल भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्नेहसुरा से क्या आशय है, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर टोटल 39 दिए गए हैं। और अब यहाँ पे 3 अंक के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए और इसके बाद में कवि परिचय वाला क्वेश्चन है और फिर आपकी इकाई 2 स्टार्ट होती है। तो हम ये जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं इनको इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। आप क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीडिंग कर लें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है इसमें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि स्नेहसुरा से क्या आशय है। तो कवि स्नेह रूपी मदिरा को पीता रहता है, अर्थात वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मदमस्त रहता है। अगला क्वेश्चन था कि जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। तो कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि वह संसार में अपने जीवन को भार के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है। अगला क्वेश्चन था कि कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। तो कवि की दृष्टि में संसार अपूर्ण है, जो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसके साथ तो केवल स्वप्न रूपी संसार ही है, जिसे वह अपने साथ लिए घूमता रहता है। उसका हृदय जला हुआ है, जिसमें निरंतर अग्नि जलती रहती है, किंतु फिर भी वह सुख और दुख की चिंता नहीं करता है, बल्कि वह तो लीन ही रहता है। अगला है, स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशय है। तो कवि के अनुसार उसे अपूर्ण संसार अच्छा नहीं लगता। उसके उपाय में वह अपने हृदय में स्वप्नों का संसार लिए हुए घूमता रहता है। कवि उर का उद्गार व उपहार क्या है। तो कवि अपने आप को परिचित करता हुआ कहता है कि वह अपने हृदय के विचारों को साथ लेकर घूमता रहता है। उसके पास अपने स्वयं के हृदय में भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए कुछ विचार हैं, जिन्हें वह अपने साथ लिए घूमता रहता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता है। तो कवि के अनुसार वह स्नेह रूपी मदिरा को पीता रहता है, अर्थात वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मदमस्त रहता है, फिर भी वह संसार के लोगों का ध्यान नहीं करता। इसी कारण संसार भी उसको कोई महत्व नहीं देता है, क्योंकि वह उन्हें ही महत्व देते हैं जो अन्य लोगों को भी महत्व देते हैं। अंत में कवि कहता है कि वह तो केवल अपने मन के अनुसार स्वयं के गीत गाता रहता है। अगला दिया हुआ है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे घोंसलों से यह जानने के लिए झांक रहे होंगे कि चिड़िया के पंखों में चंचलता कितनी है। अगला है, कवि किस कारण अवसाद से ग्रस्त है। तो कवि विरह व्यथा के कारण अवसाद से ग्रस्त है। अगला है, कवि किस प्रकार के ज्ञान को भुलाना चाहता है। तो कवि सांसारिकता के ज्ञान को भुलाना चाहता है। आज तक उसने दुनिया के छल कपट स्वार्थ मोह और धन कमाने की कला सीखी है। आज कवि को लगता है कि ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, अतः वह इस दुनियादारी को भूलना चाहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं। तो कवि के पास प्रेम महल के खंडर का अवशेष है। संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। तो कवि के आधार पर दिन का पंथी जल्दी जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि वह सोचता है कि कहीं उसके मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात्रि ना हो जाए। इसके साथ ही वह अपनी मंजिल को भी समीप ही मानता है। ये सोचकर दिन का पंथी थका हुआ जल्दी जल्दी चलता है। अगला क्वेश्चन है कि कवि के मन में किस चीज़ की आशंका है। तो कवि के मन में यह डर भी होता है कि कहीं रात ना हो जाए। यह डर भी उसके कदमों में गति भरता है। अगला है, चिड़िया के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। तो चिड़िया के परों में तब चंचलता आ जाती है जब उन्हें अपने बच्चों की प्रत्याशा का स्मरण हो जाता है, तब वे उनके पास शीघ्र पहुंच जाना चाहती है। कवि के उर में कैसी विहलता जन्म लेती है। तो कवि प्रेम के वियोग अवस्था में होने के कारण कथित हैं। कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है। निज उर के उपहार से तात्पर्य कवि की खुशियों से है, जिसे वह संसार में बांटना चाहता है। अगला है कि कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। तो कवि अपनी चंचलता त्याग देता है क्योंकि किसी को
उसकी प्रतीक्षा नहीं है, कोई उसका रास्ता नहीं देख रहा है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? दिशाओं को ढोलक कोष्ठक में मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य बच्चों का दौड़ दौड़ कर शोर मचाने से है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो वे बेफिक्र होकर छतों पर भी दौड़ दौड़ कर शोर मचाते हैं, तो उनके जो पैरों की चाप होती है उससे ऐसा लगता है जैसे मृदंग की तरह दिशाओं को बजा रहे हैं। अगला है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? तो कवि कविता की रचना करते समय कल्पना का सहारा लेता है। इसका मन प्रकृति की प्रत्येक वस्तु तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यह कल्पना की उड़ान भरता है। इसी प्रकार कवि के खिलने से अर्थ कविता की रचना के समय उसका प्रसन्नचित्त रहना आवश्यक है। वह खिलकर अर्थात प्रसन्नचित्त रहकर ही अपनी कविता के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से कर सकता है। इसके बाद है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? तो कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अगला है भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तब वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है, वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। अगला है उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है? सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती है। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीचे नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है? सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख से लिपे चोके के जैसा हो गया, तो सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है, इसलिए उसने नीले शंख से उसकी क्या की है? तुलना की है। अगला है काली सेल और स्लेट किस दृश्य के को चित्रित करते हैं? तो सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगता है मानो काली सिल पर थोड़ी लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया को मल दिया गया हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। अगला है कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा है? तो बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर बादलों को कहा गया है। बादल घनघोर वर्षा करता है तथा बिजलियां गिराता है, इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति आने से बुराई स्वरूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है तथा आम व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है। अगला है रणतरी किसे कहा गया है? यह किन आकांक्षाओं से भरी हुई है? कवि ने रणतरी बादलों को कहा है। उसकी यह आशंका है कि धरती पर सूर्य की गर्मी और ताप से पीड़ित व्याकुल एवं प्यासे धरतीवासियों की प्यास बुझाओ। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों, कष्टों और संकटों को कहा है। कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी भी स्थायी नहीं होता, उसके साथ दुख का प्रभाव रहता है। धनी शोषण करके बहुत संपत्ति जमा करता है परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है, वह सब कुछ छीनने के डर से भयभीत रहता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निपात से स्थापित उन्नत सत्सद वेद पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इस पंक्ति में कवि ने पूंजीवादी या शोषक या धनिक वर्ग की ओर संकेत किया है। बिजली गिरना का तात्पर्य क्रांति से है। क्रांति से जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हैं उसकी
प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है और वह उन्नति के शिखर पर गिर जाते हैं। उसका गर्व चूर चूर हो जाता है। अगला है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो हनुमान जी लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। सुपेण बेद ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार करके लक्ष्मण को पिलाई तथा लक्ष्मण ठीक हो गए। लक्ष्मण के उठने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण स्वयं को उत्साही वीर थे। उनके आ जाने से सेना का खोया पराक्रम प्रगाढ़ होकर वापस आ गया। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठाकर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है? हनुमान ने भरत के बाहुबल, सुशील स्वभाव तथा प्रभु राम के चरणों में अपार भक्ति की प्रशंसा की है। राम ने मात्र प्रेम की तुलना में किसको हीन माना है? राम ने मात्र प्रेम की तुलना में पत्नी को हीन माना है। शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। वास्तव में सावन का संबंध घटा से होता है। घटा यानी जो बादल में उठती है वो वाली घटा से होता है। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। शायर यही भाव व्यक्त करना चाहता है कि यह बंधन पवित्र और बिजली की तरह चमकता रहे। छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? तो छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने में यही अर्थ निहित है कि कवि कर्म को खेत में बीज बोने की तरह माना है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहता है कि कविता रचना सरल कार्य नहीं है। जिस प्रकार खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार कविता रचने के लिए भी अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अगला है, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावना का आवेग और बीज की व्याख्या विचार व अभिव्यक्ति। भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है तथा रचना प्रकट होती है। अगला है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो भक्ति भावना की प्रधानता, राज्यश्रेय का त्याग और स्वांतत्य, सुखाय का काव्य साधना, लोक मंगल तथा समन्वय का उद्देश्य, भाव पक्ष तथा कला पक्ष का सुंदर संयोजन। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावादी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण अमूर्त तथा भावप्रवण है। प्रणय की अनुभूति प्रकृति के माध्यम से व्यक्त है। मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान। इसके बाद है प्रकृति का सजीव चित्रण और उसमें सूक्ष्म मानवीय भावनाओं का आरोप, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और भाषा में मधुरता। उदाहरण के लिए, मैं नीर भरी दुख की बदरी। इसके बाद है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो इस काव्य में रूढ़ि एवं बंधनों का विरोध एवं उनके उन्मूलन का प्रयास किया गया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति विद्रोह एवं असंतोष का भाव व्यक्त किया गया। प्रगतिवादी कवियों का मूल स्वर बौद्धिक है, उनमें भावुकता का अभाव है। काव्य की भाषा सरल और सुबोध तथा अलंकारमयी है। इनके प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचनाएं हैं हुंकार और कुरुक्षेत्र। भवानी प्रसाद मिश्र की है गीत फरोश। शिव मंगल सिंह सुमन की है प्रलय और सृजन। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रयोगवाद सारी कविताएं एक तरह से आत्मविज्ञापन है। इनके दूषित प्रवृत्तियों का नम्न रूप में चित्रण किया गया है। इसमें भाव, विचार, छंद विधान, प्रतीक विधान, अलंकार आदि में परिवर्तन एवं नवीनता पाई जाती है। प्रयोगवाद कवियों के नाम निम्नलिखित हैं। अज्ञे, जिनकी रचना है इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर इत्यादि। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की हांडियाँ और बांस के फल। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा और अंधायु। नई कविता की विशेषता है कि क्षण का महत्व, नई कविता में क्षणवाद का विशेष महत्व है। शिल्पगत नवीनता, नई कविता के कवि नए प्रतीक व नए उपमानों को ढूंढते हैं। आधुनिकता की अभिव्यक्ति, आधुनिकता कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित है। बिंब योजना की अधिकता, नई कविता में बिंब योजना का अधिक मिलती है। ये बिंब प्रतीकात्मक और सांकेतिक है।
इनके प्रमुख कवि हैं नरेश मेहता, जिनकी है संशय की एक रात, मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, धर्मवीर भारती की आंधा युग कनुप्रिया और दुष्यंत कुमार की एक कंठ बिस्पाई। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के दो कवियों के नाम एवं उनकी दो रचनाएं लिखिए। तो रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, जिनकी रचना है बिहारी सतसई, भूषण की शिवराज भूषण और शिवावामनी, केशवदास की रामचंद्रिका, कविप्रिया, मतीराम की रसराज और ललित ललाम। अब है हमारा क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसका प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक से उद्धृत आत्मपरिचय नामक कविता से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि अपना परिचय समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनके अनुसार अपने आप को जानना समाज को जानने से अधिक कठिन है। व्याख्या, कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि वह संसार में अपने जीवन को भार के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है, किंतु फिर भी अपने जीवन में दूसरों के लिए प्यार लिए रहता है। उसका जीवन दूसरों से प्रेम करने के लिए ही है। उसके पास सांसों रूपी बीणा के दो तार हैं, जिन्हें किसी ने स्पर्श करके झनकार युक्त कर दिया है, तथा जिस प्रकार बीणा के तार को स्पर्श करने से वे झनकृत हो उठती है, उसी प्रकार कवि की सांस भी लोगों से आत्मीयता के कारण झनकार करने लग गई है। अगला है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक से उद्धृत आत्मपरिचय कविता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं और इस काव्यांश के माध्यम से कवि अपना परिचय समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनके अनुसार अपने आप को जानना समाज को जानने से अधिक कठिन है। व्याख्या, कवि स्वयं के विषय में कहता है कि वह तो स्वयं रोने का राग अलापता रहता है, वह किसी अन्य के बारे में कुछ नहीं सोचता, उसकी वाणी में भी अग्नि ही है, उसके पास तो खंडर का एक ऐसा भाग है जिस पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कवि न जग का ध्यान किया करता हूँ, जब पूछ रहा उनको जो जग के गाते हैं, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। प्रसंग सेम रहेगा, व्याख्या बदलती रहेगी। कवि के अनुसार वह स्नेह रूपी मदिरा का पीता रहता है, अर्थात वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मदमस्त रहता है, फिर भी वह संसार के लोगों का ध्यान नहीं करता है। इसी कारण संसार भी उसको कोई महत्व नहीं देता है, क्योंकि वह उन्हें महत्व देता है, अर्थात संसार उन्हीं को महत्व देता है जो लोग उनको महत्व देते हैं। अंत में कवि कहता है कि वे तो केवल अपने मन के अनुसार स्वयं के लिए ही गीत गाता रहता है। तृतीय, समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह आरोह भाग 2 संकलित बादल राग कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कवि बादल के माध्यम से आम आदमी को संबोधित करता है, वह बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। इसी प्रकार एक साधारण दुख से त्रस्त व्यक्ति को क्रांति के लिए आह्वान करता है। कवि के अनुसार बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तथा मजदूर के लिए संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का प्रतीक है। व्याख्या, कवि बादलों का आह्वान करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार समुद्र के ऊपर हवा बहती रहती है, उसी प्रकार चंचल रहने वाले सुख पर दुख की छाया सदैव विराजमान रहती है। उसी प्रकार संसार का हृदय ग्रीष्म ऋतु में दुखित है, उस पर दया रहित बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण सब कुछ जल में डूबा हुआ दिखाई देता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ले जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सह सबका सुकुमार शरीर। इसमें भी प्रसंग एज इट इज रहेगा पिछले वाले की तरह, व्याख्या बदल जाएगी। कवि कहता है कि वह कोई मकान का ऊपर का कमरा नहीं है, बल्कि आतंक पैदा करने वाले भवन के समान है, क्योंकि कीचड़ पर सदैव ही बाढ़ का पानी गिरता रहता है, किंतु ऐसे कीचड़ में भी छोटे छोटे प्रसन्न कमल में हमेशा पानी गिरता रहता है। इनका कोमल शरीर बचपन में ही भी ऐसा प्रतिकूल परिस्थितियों, रोग और शोक में भी सदैव हंसता रहता है, अर्थात ये सदैव रोग और शोक में भी हंसते रहने की प्रेरणा देते हैं। धूत कहो अब धूत कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहना, काहू
काहू की जाति बिगाड़न न सोऊं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओय, मांगी के खयो मस्जिद को सोइयो, लेवो को एक न देवो को दो। प्रसंग है प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस कविता में कवि ने तत्कालीन समाज पर आर्थिक दुर्व्यवस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। व्याख्या कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वे श्री राम का भक्त है। कवि आगे कहते हैं कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ना तो किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास जी का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ, अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम भक्त हैं और श्री राम में ही समर्पित है। जो जन लेऊ बन बिछोहु, पिता वधन मन तेहु नहीं ओहु, सुत बिनि नारी भवन परिवारा होई जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जिये जागतु ताता जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख विनु खग अति दीना, मनि विनु फनी करीवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि। ये जो आरोह भाग में दी हुई कविता है, कवितावली राम मूर्छा छंद, उससे लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्व्यवस्था का यथार्थपरक चित्रण हुआ है। व्याख्या श्री राम बेचैन होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल सकते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे भाई तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन और हीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख के बिना पक्षी, मणि बिना सांप और सूंड के बिना हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती है। अगला है छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित है। कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। इसके रचयिता गुजराती कवि उमाशंकर जोशी है। इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से कवि के कर्म सुंदर का चित्रण किया है। कवि कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। इसके बाद है नोवा, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पुष्पों में नमित हुआ विशेष। प्रसंग एज इट इज रहेगा। व्याख्या कवि कहते हैं कि विचार का यह बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। जब अहम खो गया तो उससे सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ तथा शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लद कर झुक जाता है। अगला है जोर जबरदस्ती से बात की, चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता से लिया गया है। कवि के अनुसार भाषा के अनुचित प्रयोग से उसमें कठिनाइयाँ आ जाती है, व्यक्ति उसमें उलझता ही चला जाता है और वह अपने उद्देश्य के लिए उचित सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। व्याख्या कवि को प्रारंभ से ही भाषा में शब्दों की कठिनाइयों में फंसे जाने का डर था और अंत में उसके साथ ऐसा भी हो गया। बात के बिगड़ जाने पर वह बलपूर्वक शब्दों का चयन करने लग गया।
इससे वह अपनी बात के लक्ष्य से हट गया। इस प्रकार उसकी बात की चूड़ी मर गई और भाषा भी निष्प्रयोजन होकर जटिल हो गई। अंत में कवि ने थककर उस भाषा रूपी पेंच के कील को तरह ठोक दिया, जिससे वह बात प्रभावहीन हो गई। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है कवि परिचय। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय। तो हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। इनका भाव पक्ष है कि बच्चन जी ने अपने रचनाओं में माध्यम से अति साधारण विषय वस्तु को ही बहुत अधिक महत्व दिया है। इस कारण जन भावनाओं का स्पर्श कर राष्ट्रीय जनकवि का चरित्र जीवन कर सके। संघर्षशील जीवन और पुनर्निर्माण की प्रेरणा काव्य के मुख्य स्वर हैं। ये स्वर प्रेम, मस्ती और दीवानगी के हैं। इन्होंने सामाजिक विषयों पर अपनी लेखनी की गति दी है। बच्चन जी ने संवेदनशील सहज काव्य की रचना की है। कला पक्ष बच्चन जी ताक्षणिक वक्ता के साथ साथ सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कहने में निपुण थे। इनकी भाषा अभिधा के माध्यम से पाठकों से सीधा संवाद करती है। सामान्य बोलचाल की भाषा को काव्य गरिमा प्रदान करने का क्षेत्र बच्चन जी को जाता है। साहित्य में स्थान छायावादोत्तर युग के स्वच्छंदवादी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग के प्रगतिवादी कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है। इनका साहित्य हिंदी स्थान अनमोल धरोहर है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी प्रमुख रचना है परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। भाव पक्ष इनकी रचनाओं में पर्याप्त विविधता। इन्होंने अपनी अपनी रचनाओं के अंतर्गत प्रकृति का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दर्शन कराए हैं। स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम के प्रति लोगों में चेतना भरने का प्रयास किया है। कला पक्ष निराला जी ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली को अपने काव्य में भाषा बनाया है। इनकी भाषा पर संस्कृत, बांग्ला तथा फारसी का श्रेष्ठ प्रभाव है। शब्द चयन और भावों की अभिव्यक्ति अनुपम है। इनकी भाषा कविताओं में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। साहित्य में स्थान नूतन छंद, नूतन पदावली, नूतन प्रतीक और नूतन अप्रस्तुत योजना के कारण उन्हें हिंदी का क्रांतिकारी कहा जाता है। इनके मुक्त छंदों में गीतात्मक, चित्रात्मक सौंदर्य, अनुभूति, प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्रगतिशील विचार आदि विद्यमान है। इसके बाद है रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय, जिनकी रचना है गुले नगमी, बज्मे जिंदगी और रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। भाव पक्ष है उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा समाहित और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। फिराक ने परंपरा, भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उन्होंने सामाजिक दुख दर्दों को व्यक्तिगत अनुभूतियों बनाकर शायरी में ढाला है। यहाँ पर साहित्यिक परिचय जो दिया हुआ है, रघुवीर सहाय का नाम अवश्य डाला है, परंतु यहाँ पर फिराक गोरखपुरी का कवि परिचय दिया हुआ है। शायरी के रूप में इंसान पर गुजरने वाली सच्चाई और अपने आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति तथा प्रतीकों में जोड़ा है। कला पक्ष उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है और एक तरह का संवाद होता है तथा गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साधकर आम आदमी से अपनी बात कही है। साहित्य में स्थान गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन्हें गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सोवियत लेड नेहरू अवार्ड मिला है। इसके बाद तुलसीदास जी की रचनाएं यहाँ पे दी हुई है। कौन कौन सी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इनका भाव पक्ष है कि तुलसीदास जी ने राम को आधार मानकर मानव हृदय की सभी रागात्मक वृत्तियों का सुंदर चित्रण किया है। राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से अनेक सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों की स्थापना की है। विनम्रता, तन्यता तथा अनन्यता आदि के भावों का जो उच्च आदर्श तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों में माध्यम से प्रस्तुत किया है, वह भाव जगत की अमूल्य निधि है। तुलसीदास जी ने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव विभिन्न मतों में समन्वय स्थापित किया है। कला पक्ष संस्कृत के प्रकांड विद्वान होकर भी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा को अपने काव्य का माध्यम चुना। अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ही समान अधिकार के साथ इन्होंने काव्य रचना की। अपने समय की सभी प्रचलित काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक काव्य सृजन किया। भाषा, भाव, छंद और अलंकारी का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है।
सभी प्रचलित रस, सभी छंद तथा सभी अलंकार में सहज सुलभ है। साहित्य में स्थान तुलसीदास जी गाथा के कवि हैं। उनके रामचरितमानस में मर्यादित आदर्श स्वरूप का दर्शन सहज ही हो जाता है। यह ग्रंथ युग युगांतर तक समाज को नव जीवन प्रदान करने में समर्थ है। ये सत्य ही कहा गया है कि कविता करके तुलसीदास न लसे लसी कविता पर तुलसीदास की कला, अर्थात कविता करके तुलसीदास धन्य नहीं हुए, तुलसीदास की कला को पाकर कविता धन्य हो गई। इस प्रकार से हमने इकाई 1 के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व किए हैं।